किसकी? संजीव अपने दोस्तों राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बैठकर बियर पी रहा था। संजीव आज बहुत खुश लग रहा था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताओ कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ अरे अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? इतने में वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर उसके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को बियर सर्व कर देती है। पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं। प्रतीक, संजीव और राघव को उनके घर छोड़कर जैसे ही अकेला अपनी कार में आकर बैठता है तो अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा खतरनाक तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और पूरे शरीर पर नीली नीली नसें उभर आती है। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर की वजह से प्रतीक के पसीने छूटने लगते हैं। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। प्रतीक बिना कुछ सोचे समझे कार को फुल स्पीड से चलाना शुरू करता है। चलते चलते वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और सामने अब सिर्फ पहाड़ी का किनारा दिख रहा है, जिसे देख प्रतीक घबराकर अचानक से कार को ब्रेक लगाता है। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। और तभी अचानक से बिना प्रतीक के स्टार्ट किए उनकी कार आगे बढ़ती है और गहरी खाई में गिर जाती है। उसके चीखने की आवाज एक चारों तरफ सुनाई देती है। तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और फिर अगले दिन राघव और संजीव को पता चलता है कि प्रतीक की पहाड़ी से नीचे गिरकर मौत हो गई। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके, बाय।
राघव अपने घर में अकेला था। दोपहर का वक्त था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? अरे 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। कौन है आप और यहाँ किससे मिलने आई हैं? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नजर आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज? राघव अपने बाथरूम से एक टॉवल लाकर उस लड़की को देता है। थैंक यू सो मच, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ। लड़की ने पलटकर राघव की तरफ देखा। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। और वो वहां से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद राघव अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया और जैसे ही उसने बाथरूम में देखा तो उसका टॉवल वहीं पर लटका हुआ था। उसने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि उसका पूरा टॉवल खून के धब्बों से सना हुआ है। अरे अरे ये क्या? ये टॉवल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था। ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया? और इस पर ये खून के धब्बे कहां से आ गए? राघव ने आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू का कट लगा हुआ था जिससे खून बह रहा था, जिसे देख राघव के होश उड़ गए। हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव घबराकर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन लगाया। संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई, लेकिन वो आवाज संजीव की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मारकर चली गई। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपनी गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। अब संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव ने अपने ही घर में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। ये सुनने के बाद संजीव के होश उड़ गए। वो पसीने से तरबतर हो गया और एक अनजाना डर अब उसके दिल को सताने लगा। संजीव के साथ ही उसका एक छोटा भाई राजीव भी रहा करता था। अपने भाई को इस तरह परेशान देखकर राजीव उसके पास आया। अरे भैया, क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही संजीव की आंखें फट गई और उसके गले में आवाज अटक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। कौन थी वो लड़की जिसने प्रतीक और राघव को आत्महत्या की आड़ में मौत की घाट उतार दिया? और कौन थी अंजलि जो बार बार राजीव के सपनों में आकर उसे डरा रही थी? अंजलि का नाम सुनकर संजीव इतना घबरा क्यों गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस खतरनाक कहानी का अगला भाग। कृपया ध्यान दें। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 26 में एक पुराना मकान खाली पड़ा था। आसपास के लोगों का कहना था कि 5 साल पहले मकान में रहने वाला खुराना परिवार
रातों रात अचानक गायब हो गया और फिर कभी कोई उस घर में रहने नहीं आया। लेकिन आज सुबह से ही वहाँ चहल पहल थी। किसी मिश्रा परिवार ने घर खरीद लिया था और मिश्रा जी का बेटा अतुल और उसकी नई नवेली पत्नी कविता वहाँ रहने आने वाले थे। सुबह के वक्त अतुल और कविता घर में पहुँचते हैं। अतुल, घर की साफ सफाई तो बहुत अच्छी से हो गई है। हाँ, देखकर लगता नहीं कि 5 साल से बंद पड़ा है। हाँ, लेकिन इतने दिन से कोई इसे संभालने क्यों नहीं आया? अरे कविता, इस मकान के मालिक का कोई अता पता नहीं, कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। तो फिर आपने घर को किससे खरीदा? मकान मालिक के कोई दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत कम पैसों में बेच रहे थे तो मैंने खरीद लिया। जानती हो ना, दिल्ली में जमीनों के भाव कितने हो गए हैं। हाँ, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अतुल बाथरूम में नहाने जाता है और कविता किचन में। तभी उसके हाथ से स्पून गिर जाती है। जैसे ही कविता स्पून उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसे किचन की शेल्फ के नीचे किसी की आंखें नजर आती है। कविता चीख कर बाहर की तरफ भाग आती है। अरे कविता, कविता क्या हुआ? अरे तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? वहाँ अलमारी के नीचे कोई है। अतुल नीचे झुककर देखता है और घबरा के पीछे हट जाता है। मैंने कहा था ना, कुछ है वहाँ पर। अतुल, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी ना कविता, वहां कॉकरोच है और कोई भूत नहीं है। एंड आई नो तुम्हें कॉकरोच से कितना डर लगता है। अतुल, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ कॉकरोच नहीं बल्कि कुछ और था। किसी की आंखें। मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अतुल कविता की बात नहीं सुनता और रात होने की वजह से कविता को सोने के लिए कहता है। डर की वजह से कविता को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र कमरे की छत पर लगे फैन के पास एक मकड़ी पे जाती है। वो मकड़ी को देखने लगी। देखते ही देखते कविता को एहसास होता है कि मकड़ी का आकार बढ़ता जा रहा है। कविता घबरा कर चीखने की कोशिश करती है, पर तभी वो देखती है कि मकड़ी एक डरावनी शक्ल में बदल गई। अतुल उठो, वो देखो। क्या हुआ कविता? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? वो देखो अतुल, वो कौन है? एक छोटी सी मकड़ी, और कौन? इस घर में कुछ अजीब है अतुल, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेकार में डर रही हो तुम। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर। कविता, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत देर हो गई है। प्लीज अतुल, कुछ तो खा लो। देखो, मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। प्लीज कविता, तुम फ्रिज में रख दो, मैं निकाल कर खा लूंगा शाम को, ठीक है? ओके, बाय। अतुल ऑफिस चला जाता है और कविता किचन में काम करके जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर एक बुजुर्ग औरत और एक आदमी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कविता ये देखकर खौफ से भर जाती है। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? अतुल, बचाओ। क्यों डर रही हो बेटा? मैं इस घर का मालिक हूँ, रंजीत खुराना। और मैं इनकी बीवी रमनदीप खुराना। लेकिन आप लोग तो गायब। मेरा मतलब। किसने कहा? अरे हम तो यहीं रहते हैं, इसी घर में। वो देखो, हमारे कपड़े, सारा सामान सब तो है। लेकिन बेटा, जब से तुम आई हो ना, हम बड़े खुश हैं। अकेले पड़ गए थे ना। कविता ने चारों तरफ देखा और वो हैरान रह गई कि घर में खुराना और उसकी बीवी के कपड़े और सामान नजर आ रहा था। कविता घबराहट की वजह से दरवाजे की तरफ बढ़ती है ताकि वहां से बाहर जा सके। तभी एक यंग औरत उसके सामने आ जाती है। कहाँ जा रही हो? मेरे मम्मी पापा ने कहा ना कि वो अकेले हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? कौन है आप सब? कौन है? जाने दीजिए मुझे। मैं इनकी बेटी हूँ ना, क्या करूँ?
मैं तो मरने के बाद इनका ख्याल रख नहीं सकती। अब तुम्हें ही ये काम करना होगा ना। हेल्प, कोई बचाओ मुझे। कविता भागती है और अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठ जाती है। पूरा दिन वो एक जगह बैठी रहती है। शाम को 5 बजे अतुल घर आता है और कविता को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है। क्या बात है? अरे तुम यहाँ ऐसे? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ? वो अतुल खुराना और उसकी बीवी यहाँ इस घर में। कौन खुराना? कविता, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इस घर के मालिक अतुल वो यही है, इसी घर में। मैंने उन्हें देखा है और उनकी बेटी भी। तभी कविता ने देखा कि बुजुर्ग औरत, आदमी और उनकी बेटी कविता के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। वो देखो अतुल, वो सब यहाँ है, तुम देख रहे हो ना? ओ ये, अरे ये तो मेरे मॉम डैड हैं। इनसे डरने की क्या जरूरत है? चलो अब उठो, डिनर बनाओ सबके लिए। और सुनो, मम्मी पापा को इंसानों का मांस बहुत पसंद है, तो वही पकाना। क्या कहा तुमने? तुम्हारे मम्मी पापा? लेकिन तुम अतुल मिश्रा मेरे पति हो, और ये खुराना, और ये क्या मजाक है? इंसानों का मांस? कौन हो तुम? ओह अच्छा, तुम्हारा पति। तुम उसकी वजह से परेशान हो। रुको। अतुल पीछे पलट कर देखता है और फिर जैसे ही वो कविता की तरफ पलटता है, कविता ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और अब वो किसी भेड़िए की तरह नजर आ रहा था। कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? अतुल ने रूम की छत की तरफ इशारा किया। कविता ने देखा कि अतुल का शरीर रूम की छत पे चिपका था। वो मर चुका था। अतुल को ही बचाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। जानती हो, ऐसे ही उस रात हम सबको मार के छत पे लटका दिया गया था। क्या गलती थी हमारी और मेरे परिवार की? यही इसी फैन के पीछे हमारी डेड बॉडी छुपा दी गई, फॉल सीलिंग करवा के, ताकि किसी को पता ना चले। हम सब यहाँ कैद हैं। लेकिन तुमने मेरे पति को क्यों मारा? उससे तो मरना ही था, क्योंकि उसके बाप ने, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस घर को हड़पने के लिए ये सारा खेल रचाया था। उसकी सजा तो मिलनी ही थी। मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नहीं, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो। हमारी भूखी तड़पती आत्मा को संतुष्टि करने के लिए एक जिंदा इंसान का इस घर में होना जरूरी है। और अब से ये काम तुम करोगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कभी यहाँ आई भी थी। उसके बाद सेक्टर 26 में एक खबर और फैल गई कि खुराना के मकान में रहने आए अतुल और कविता भी अचानक से गायब हो गए।